हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। मतलब कि आप चाइना के बारे में डिटेल से जानने वाले हो, ठीक है ना, आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले हम क्या ऑलरेडी 4 पार्ट बना चुके हैं इस चैप्टर के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लेना, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, जाकर आप देख सकते हो। तो जो पिछली वीडियो आई थी उसमें यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स और सार्क के बारे में जाना था, ठीक है ना। मतलब कि जितने भी संगठन आपके सिलेबस में है सत्ता के नए केंद्र के रूप में, तो हम देख चुके हैं। अब बसते हैं देश, ठीक है ना। सत्ता के नए केंद्र में आपको जो टॉपिक दे रखे हैं, देश जो दे रखे हैं, ठीक है। अभी संगठन देखे थे, अब हम देश देखेंगे। तो देश में आपको जो पहला है चीन, ठीक है ना। फिर आपको जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान। तो हम बारी बारी करके क्या सारे देखेंगे। तो आज हम देख रहे हैं चीन को, ठीक है ना। अगर आपको चैप्टर्स के नोट्स वगैरह जो भी चाहिए तो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर आपको जितने भी आपको स्टडी मटेरियल आपको वहीं पर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा टॉपिक है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से ही चीन तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और इसलिए माना जाता है कि 2040 तक ये अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा 2040 तक? तो इसके पीछे का कारण है कि जब से चीन ने आर्थिक सुधार किए अपने देश में, तब से जो चीन की जो आर्थिक वृद्धि है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है, ठीक है ना। आप खुद भी जानते हो कि चाइना आज कहाँ पर है, ठीक है ना। आप खुद भी जानते हो है विकासशील देश ही, लेकिन काफ़ी ग्रो कर रहा है काफ़ी तेज़ी से, ठीक है ना। इसलिए माना जाता है कि 2040 तक वो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। अब उसने आर्थिक सुधार कौन कौन से किए तो आपको आगे वीडियो पता चले जाएगा। जैसे कि आपको बता दूं थोड़ा सा कि उसने पहले क्या किया था। जो पूंजीवादी देश है उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। मतलब कि किसी प्रकार का व्यापार नहीं, कुछ नहीं होना, ठीक है ना। जो पूंजीवादी देश है मतलब कि पूरी तरह से समाजवाद, जो होगा अपने देश में खुद ही होगा, ठीक है। जो बनाना है सब कुछ अपने देश में ही करना है। किसी जो बाहर के देश है उनसे किसी प्रकार कोई व्यापार वगैरह कुछ नहीं करना है। तो उसने क्या पहले ये इसने नीति अपनाई, लेकिन थोड़े टाइम जाते जाते उसने क्या किया, कुछ आर्थिक सुधार किए। जैसे कि इसने विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया। मतलब कि ऐसे क्षेत्र बना दिए जहाँ पर क्या जो दूसरे देश के लोग हैं वहाँ पर आकर निवेश कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने उद्योग लगा सकते हैं। तो क्या ऐसा रीजन बना दिया गया जितने वहाँ पर क्या जितने भी व्यापार संबंधी जो अवरोध होते हैं जैसे वो बाकी रीजन पे होते हैं वो उस रीजन पे हटा दिए जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इसने क्या कुछ आर्थिक सुधार किए। और जब से ही क्या हो रहा है, जो चीन है वो आर्थिक वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो समझ गए यहाँ तक। तो आगे वो और जानोगे कि इसने ऐसे कौन कौन से आर्थिक सुधार किए जिससे कि जो चीन की जो आर्थिक वृद्धि है वो काफ़ी तेज हो रही है, ठीक है ना। आगे हम चले तो पूर्वी एशिया के विकास का इंजन कहलाता है चीन। मतलब कि जो पूर्वी एशिया उसका विकास का इंजन बना हुआ है चीन। कैसे? क्योंकि इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, मतलब जो पड़ोसी देश हैं चीन के, तो उनसे क्या ये आर्थिक स्तर पर जुड़ा हुआ है, व्यापार के जरिए उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है कि पूर्वी एशिया के विकास का इंजन, ठीक है ना। और आगे हम चले तो इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब चीन के जो जोग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है, जो भौगोलिक दशाएं हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जैसे कि इसके पास विशाल आबादी है, खुद भी जानते हो कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, कि जो जनसंख्या का नंबर पे पहले नंबर पर आता है चीन, ठीक है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है, कितना बड़ा भूभाग है इसका, आप खुद भी जानते हो। इसके संसाधन बहुत भरपूर मात्रा में है। इसकी क्षेत्रीय विस्तृति और उसका जो राजनीतिक प्रभाव है वो काफ़ी सही है। और इसी कारण से क्या होता है, जो चीन है उसका प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है। चीन तभी क्या इतना विकास कर पा रहा है, इतनी वृद्धि कर पा रहा है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं चीन के शुरुआती दौर की, कि चीन का शुरुआती दौर कैसा था। तो उसकी शुरुआत मानी जाती है 1949 से। तो 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद से चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। तो 1949 में क्या होती है, साम्यवादी क्रांति होती है माओ के नेतृत्व में, और चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना होती है। और 1949 में ही साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है, जिसके लीडर कौन होते हैं, माओ होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने शुरुआत में जो अपने अर्थव्यवस्था का जो मॉडल अपनाया वो सोवियत जैसा अपनाया, ठीक है। जैसी अर्थव्यवस्था का मॉडल सोवियत संघ का था, तो वैसे ही इन्होंने भी अपनाया, समाजवाद, ठीक है ना। अगर आपने सेकंड चैप्टर की वीडियो देखी आपको पता होगा कि जो सोवियत संघ था वो समाजवाद को अपनाता था, ठीक है ना। जो उसका अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था वो समाजवाद था, समाजवादी था। तो चीन ने भी ऐसा ही किया। तो इसी के चलते इन्होंने क्या किया, चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। अब इनकी विचारधारा बन चुके समाजवाद, तो इसी के चलते इन्होंने क्या किया, पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए, ठीक है ना। जो भी मतलब कुछ उनसे व्यापार नहीं करना, किसी प्रकार कोई मतलब नहीं रखना है पूंजीवादी दुनिया से। मतलब कि पूंजीवादी देश जो हैं, मतलब कि जो पूंजीवाद को अपनाते हैं उनसे क्या रिश्ते तोड़ ले, ठीक है ना, सिंपल। आगे हम बात करें तो इसने खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया, ठीक है। मतलब कि इन्होंने किसने क्या किया, खेती से पूंजी निकालना शुरू कर दिया और उसको कहाँ लगाया, उद्योगों में, ठीक है ना। और भी सरकारी नियंत्रण में ध्यान रखना इसको, क्योंकि इसके पास क्या था कि तकनीक और विदेशी मुद्रा की कमी थी।
अब इसने क्या कि खेती से पूंजी निकाल कर सरकार नियंत्रण में बड़ी उद्योग खड़े करने पर जोर दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसके पास तकनीक ना कोई तकनीक थी और ना ही कोई विदेशी मुद्रा थी। अब विदेशी मुद्रा तो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, क्योंकि भागे देशों से व्यापार तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना, हर चीज़ें घरेलू स्तर पर ही देख रहा है। इसने समाजवाद को अपनाया और जैसे हमने देखा था सेकंड चैप्टर में, उसने क्या हर चीज़ क्या घरेलू स्तर पर बनाई थी। वो पिन से लेकर हम बात करें कार्ड से कार्ड तक, तो वो क्या सब घरेलू स्तर पर बना रहा था सोवियत संघ। तो वैसा ही क्या चीन भी करना चाह रहा था। तो उसने क्या वो पूंजी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए, व्यापार करना बंद कर दिए, ठीक है ना। और इसलिए क्या क्या था, इसके पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए इसने क्या किया, खेती से पूंजी निकाल कर उद्योग में पैसा लगाया। जो खेती की पूंजी थी उसने उद्योग में लगाया, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं तो आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर तैयार करना शुरू कर दिया, मैंने आपको बता दिया। और सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ दिया गया। और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में चीन के मामले में चीन विकसित देशों से भी आगे निकल गया। हम बात करें नागरिकों को शिक्षित करने की, हम बात करें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की, तो चीन के इस सब में विकसित देशों से भी आगे था, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं समस्याओं की। जो चीन है वो कुछ फेस कर रहा था, कुछ समस्याएं, जैसे कि जनसंख्या में 2 से 3% की दर से वृद्धि। अब ये क्या कर रही थी, इस विकास पर पानी फेर रही थी, ठीक है ना। दूसरा क्या, खेती की पैदावार उद्योगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। मतलब कि खेती की पूंजी से ही क्या उद्योग चल रहे थे, और जो खेती की पैदावार है वो भी क्या पूर्ति नहीं कर रही थी उद्योगों की ज़रूरतों को, ठीक है ना। इसलिए क्या हो रहा है कि जो खेती की पैदावार है उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। और प्रति व्यक्ति जो आय थी वो भी काफ़ी कम थी। तो जो 3 कारण मैंने आपको बताई, जो समस्याएं बताई, तो ये क्या इसके विकास की बाधा बन रहे थे चीन की। अब चीन इसी के चलते क्या करता है, अपने देश में कुछ सुधार करता है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको। तो 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। अब हम बात करें 1972 से पहले की, तो चीन ने क्या किया था, पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। मतलब कि किसी एकांतवास कायम कर रखा था, ठीक है ना, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन 1972 में क्या करता है, अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर देता है, ठीक है ना। और 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। मतलब कि इन्होंने कहा कि अगर आधुनिक होना है ना, तो हमें इन सब चीज़ में आधुनिकीकरण लाना पड़ेगा, ठीक है ना, कृषि में, उद्योग में, सेना में और विज्ञान प्रौद्योगिकी में, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था, 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कहा, 4 प्रस्ताव रखे इन्होंने अपने, कि जब आधुनिक क्या चीन हो पाएगा। और 1978 में देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की, ठीक है ना। अब इसके चलते क्या हुआ, इसने ओपन डोर पॉलिसी अपनाया, मतलब कि बाकी देशों के लिए दरवाजे खोल दिए, ठीक है ना। मतलब कि जो बाकी देश है वो निवेश भी कर सकते हैं चीन में, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि चीन में प्रौद्योगिकी का विकास होगा, मतलब कि चीन की अपनी आर्थिक वृद्धि कर पाएगा। क्योंकि जो बाहर के देश हैं वो आके क्या इसमें व्यापार करेंगे, उद्योग वगैरह लगाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, इनके लिए द्वार खोल दिए। कि हम कहें तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, ठीक है ना। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। जैसे कि 1982 में इसने खेती का निजीकरण किया। अब खेती का निजीकरण करने से क्या हुआ कि कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि हुई, ठीक है ना। पहले सरकार के हाथ में था, अब क्या हुआ किसी व्यक्तिगत हाथ में दे दिया, ठीक है ना। मतलब खेती का निजीकरण कर दिया, इससे क्या हुआ कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा कि ग्रामीण उद्योगों की तादाद बढ़ेगी। और 1988 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। 1982 में खेती का और 1988 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, ठीक है ना। और चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई। मतलब कि मान लो ये पूरा चीन है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र बना दिए गए जो क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंडर में आएंगे। तो मतलब कि जो अन्य देश के लोग यहाँ पर आके उद्योग लगा सकते हैं, व्यापार वो कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर जो व्यापार संबंधी जो अवरोध है वो यहाँ के लिए हटा दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि टैक्स हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि इस क्षेत्र में जो नियम कानून है वो इस क्षेत्र के लागू नहीं होंगे, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि कुछ छूट दे देना, जैसे कि टैक्स वगैरह हटा देना। और जो लोग हैं वो क्या आकर्षित भी हुए, क्योंकि क्या सस्ता श्रम उपलब्ध था। मतलब कि सस्ते श्रमिक उपलब्ध थे चीन में, और लोग जो क्या आकर्षित भी हुए इस विशेष आर्थिक क्षेत्र की तरफ। मतलब चीन में वो व्यापार करने के लिए आए, उद्योग लगाने के लिए भी आए, ठीक है ना। और चीन क्या हुआ 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, ठीक है ना। जो मतलब विश्व व्यापार संगठन है जो चीन था 2001 में इसमें शामिल हो गया। अब हम बात करते हैं चीनी सुधारों के नकारात्मक पहलू, कि चीन के सुधारों कुछ नकारात्मक पहलू भी, जैसे कि चीन में हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। तो चीन में सुधार किए गए उसका जो लाभ था वो हर किसी को नहीं मिला, ठीक है ना। मतलब कि चीन में हर किसी वर्ग को या सभी सामाजिक वर्ग को क्या सुधार का लाभ नहीं मिला। और चीन में क्या हुआ, उल्टी बेरोजगारी बढ़ी है, और 10 करोड़ जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में अभी भी चीन में। और महिलाओं के रोजगार और काम करने की जो हालत है बहुत ख़राब है। जो 18वीं और 19वीं सदी की जो महिलाओं की जो स्थिति थी ना काम करने की, वैसी स्थिति के चीन में है।
ठीक है ना। तो महिलाओं का रोजगार और काम करने की जो हालत है बहुत ख़राब है। और पर्यावरण को नुकसान और भ्रष्टाचार काफ़ी बड़ा है चीन में, ठीक है ना। अब उद्योग ज़्यादा लगाए जा रहे हैं तो ओबियसली क्या है कि पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचेगा ही, ठीक है ना। और भ्रष्टाचार भी काफ़ी बड़ा है चीन में। और ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच आर्थिक जो फासला है वो काफ़ी बढ़ चुका है, बड़ा है इन सुधारों के कारण, ठीक है ना। मतलब कि हम बात करें ग्रामीण लोगों की और बात करें हम शहरी लोगों की, तो क्या हुआ इसमें जो आर्थिक फासला होता है ना वो काफ़ी बड़ा है। कि मान लो ग्रामीण लोग काफ़ी गरीब है तो वहीं शहरी लोग काफ़ी अमीर है। तो इस प्रकार का आर्थिक फासला काफ़ी बड़ा है चीन में। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। हमने चीन के बारे में सब कुछ जान लिया है, चीन का स्वाद और क्या था, ठीक है। चीन की विशेषता देख ली, चीन के नकारात्मक पहलू क्या थे और चीन ने से कौन कौन से नीति अपनाई विकास करने के लिए, ठीक है। चीन के बारे में हमने सब कुछ देख लिया डिटेल में। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है ना। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से बेझिझक होकर या डायरेक्ट आके यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये मेरी यूज़र नेम है, तो आप मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।